कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की योगेश जी के मनमोहक गीतों में जीवन का दर्शन भी था तो प्रेम का आकर्षण भी। कोई रोको ना दीवाने को। भाषा की शुद्धता के साथ साथ सरल शब्दों में अपने दिल का हाल बयां कर देना योगेश जी की खासियत थी। जिंदगी कैसी है पहेली। फिल्में हो या टीवी सीरियल, हर जगह उनके रचे गीत लोकप्रियता के नए आसमान छूते थे। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों के शौकीन योगेश जी ने कभी खुद इस इंडस्ट्री से जुड़ने के बारे में सोचा तक नहीं था। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है। क्या आप सोच सकते हैं इस गीतकार के मुश्किल वक्त में उनके सभी नाते रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। न जाने क्यों होता है। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब योगेश जी के हालात अच्छे हुए तो वही रिश्तेदार दोबारा उनसे मदद मांगने चले आए जिन्होंने उनके बुरे समय में उनका साथ छोड़ दिया था। ये दिन जाए लगे फूल हंसे। कौन थे गीतकार योगेश और क्यों उनको सैकड़ों हिट गानों के बावजूद इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिल पाई? क्या रहस्य था उनके निजी जीवन का जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं? बताएंगे और भी बहुत कुछ, बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी जगत की सुनी अनसुनी कहानियों व जानकारियों से भरा चैनल द राइजिंग बॉलीवुड, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। गीतकार योगेश जी के बारे में आप बेशक ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी रचनाओं से कभी आपको रूबरू होने का मौका ना मिला हो। आज के इस वीडियो में हम इन महान गीतकार योगेश के फिल्म जगत के सफ़र के बारे में विस्तार से एक एक पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। योगेश जी को बचपन से ही फिल्में देखने का अजीब सा रुझान था, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन हिंदी फिल्मों के इतिहास में उनका अपना एक ख़ास मुकाम होगा। उनकी इस यात्रा के बारे में हम आज विस्तार से एक एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। उनका जन्म लखनऊ, यूनाइटेड प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया में मार्च 1942 को हुआ था। उनके पिताजी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे और ब्रिटिश राज में सरकार ने जब सभी इंजीनियर्स को 99 साल की लीज पर ज़मीन दी तो उनके पिताजी ने भी उसी ज़मीन पर एक बड़ी सी कोठी खड़ी कर ली। घर की तरफ से पैसे की कोई परेशानी उन्होंने नहीं देखी। डीएवी कॉलेज से इंटर करने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब वो आए तो अचानक एक दिन उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिताजी का अचानक देहांत हो गया। अब जब बिना पिताजी के घर चलाने का वक्त आया तो उन्होंने पिताजी के सामान को टटोलना शुरू किया तो पिताजी के संदूक में सिर्फ 5 रुपये ही मिले। यहाँ तक परेशानी आ गई कि पिताजी का अंतिम संस्कार भी बड़ी मुश्किल से हो पाया। रहने को मकान तो उनके पास था पर वो तो बेचा नहीं जा सकता था। घर पर पिताजी की नौकरी से घर चलता था। अब माँ और बहनों की जिम्मेदारी उन पर ही आ पड़ी थी। वो खुद भी अभी कच्ची उम्र में ही थे। इन हालातों को देखते हुए योगेश जी ने नौकरी करने की सोची। उन दिनों टाइप, शॉर्टहैंड पढ़ाई के अलावा एक हुनर होता था और नौकरी पाने के लिए उन्होंने भी ये सब सीखा। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे पर सफलता कहीं हाथ नहीं लग रही थी और थक हार कर उन्होंने एक दिन सोचा कि मुंबई का रुख किया जाए। वहाँ उनके फूफा जी के लड़के, जिनका नाम विजेंद्र गौर था, उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम थे और कई हिट फिल्मों की कहानी, डायलॉग, गीत और स्क्रीन प्ले लिख चुके थे। फिल्में जैसे परिणीता, हावड़ा ब्रिज, जाली नोट, चाइना टाउन। बचपन में विजेंद्र गौर और उनके घर में काफ़ी आना जाना था क्योंकि वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में काम किया करते थे। उन्होंने सोचा कि उनके भाई नौकरी का कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो कर ही देंगे,
इस बारे में उन्होंने अपने खास दोस्त सत्य प्रकाश से इसका जिक्र किया। सत्य प्रकाश योगेश जी के सहपाठी थे और जमींदार परिवार से थे, पर योगेश जी के लिए वो भाई से भी बढ़कर थे। ये दोस्ती एक तरह से कृष्ण और सुदामा वाली थी और सत्य प्रकाश भी उनके साथ मुंबई चलने को राजी हो गए। दोनों जब मुंबई पहुंचे तो योगेश सीधे अपने भाई के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि भाई उनकी किसी भी तरह की मदद तो दूर, सीधे ढंग से उनसे बात तक करने को राजी नहीं है और उनके रहने खाने के बारे में कुछ खास पूछा भी नहीं, बस यही कहा कि आते रहना मिलने को। दोनों दोस्त बहुत परेशान हो गए कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। दोनों की जेब में सिर्फ 500 रुपये थे और इतने बड़े शहर में कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। फिर दोनों ने मिलकर 12 रुपये महीने पर एक झोपड़ी नुमा मकान अंधेरी में किराए पर ले लिया। मकान में कच्चा फर्श, न बिजली न पानी, पर सर पे छत तो थी। फिर उन्होंने अपने लखनऊ के घर को, जो कि काफ़ी बड़ा था, वहाँ पर एक किराएदार रख लिया जिससे उनकी माँ और बहनों का खर्चा चलता रहे। उनके दोस्त, जिनको वो सत्तू बुलाते थे, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। योगेश के घर का नाम लाला था। सत्तू ने योगेश से कहा, लाला, कामयाबी तो यहीं मिलेगी, चाहे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। सत्तू योगेश को फिल्म इंडस्ट्री में ही कुछ ना कुछ करने को कहते थे। योगेश अपने भाई विजेंद्र गौड़ के पास मिलने जाते रहते थे, तो भाई के सहयोगी लोगों से उन्होंने डायलॉग, स्क्रिप्ट, कहानी, गीत, इन सब के अंतर को समझना शुरू किया और इसी कड़ी में धीरे धीरे उनके दोस्त छोटा मोटा काम करते रहे। उनका खर्चा निकलता रहता था और सत्तू योगेश को किसी भी तरह की नौकरी नहीं करने देते थे, तो योगेश पूरा वक्त अकेले घर पर ही रहते थे और उनके दोस्त कोई ना कोई नौकरी करके घर का खर्चा चलाते रहते थे। अकेले वक्त के अपने ख्यालों को उन्होंने कागज़ पर उतारना शुरू किया और फिर कुछ लोगों से उनका परिचय हुआ। कोई स्क्रिप्ट लिखता था, कोई डायलॉग लिखता था। इसी कड़ी में जिस चौल में वो रहा करते थे, वहाँ उनकी मुलाकात गुलशन बावरा जी से हुई, जो खुद बाद में चलकर मशहूर गीतकार हुए और उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी करी। उन दिनों वो रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। योगेश जी को जब पता चला कि गुलशन ने कल्याण जी के किसी गाने में बोल लिखे हैं, तो उनको भी भरोसा हुआ कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और उन्हीं दिनों देवानंद के नवकेतन बैनर में छोटे मोटे रोल करने वाले भगवान सिन्हा के यहाँ योगेश जी का बड़ा आना जाना था और उन्होंने एक दिन उनको रॉबिन बनर्जी से मिलवाया। वो भी एक नए उभरते हुए संगीतकार थे। यहीं पर उनको पहला ब्रेक मिला जब रॉबिन बनर्जी ने उनको फिल्म सखी रॉबिन के गीत लिखवाने के लिए प्रोड्यूसर को राजी कर लिया। उनके इस फिल्म के गीत तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, ज़िंदगी में बहार आ जाए, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर ने गाया, जो उस वक्त के काफ़ी हिट गीतों में शामिल रहा। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ। इस गीत की सफलता के बाद उन्होंने कुछ छोटी मोटी फिल्मों में गीत लिखे, पर वो कुछ बड़ा रुतबा या कुछ बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे थे और इस रुतबे और मुकाम को हासिल करने के लिए उन्हें कम से कम 10 साल इंतज़ार करना था। इस बीच वो कुछ बी-सी ग्रेड जैसी फिल्मों में गीत लिखते रहे, जिनके हीरो दारा सिंह, रंधावा, आज़ाद जैसे स्टार होते थे। उनमें लगभग गुमनाम सा गीतकार बनकर काम करते रहे। पैसा तो आ रहा था, पर जो संतुष्टि एक कलाकार को चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। और जिन फिल्मों के वो गीत लिखा करते थे, उन फिल्मों के नाम कुछ इस तरह थे: जंगल राजा, मार्बल मैन, फ्लाइंग सर्कस। योगेश जी म्यूज़िक डायरेक्टर सलील चौधरी को इंडस्ट्री में एक मुकाम देने के लिए हमेशा याद करते रहे और उनकी फिल्म आनंद ने ही सही मायनों में उनको इंडस्ट्री में पहचान दी। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे। वैसे तो उन्होंने लगभग हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, जैसे कल्याण जी, आनंद जी, उषा खन्ना, सलील चौधरी, रोशन, बप्पी लाहिरी, लक्ष्मी प्यारे के साथ। उनके फिल्मी जीवन में मोड़ तब आया जब एक दिन रॉबिन बनर्जी ने योगेश जी को सविता चौधरी जी से मिलवाया। सविता चौधरी जो सलील चौधरी की बीवी थी, और यहीं से योगेश जी का सलील चौधरी के साथ संबंध शुरू हुए। उन दिनों शैलेंद्र जी की मृत्यु हो गई थी और गुलजार भी डायरेक्शन और फिल्मों को प्रोड्यूस करने में बिजी हो गए थे और उनके पास भी वक्त की कमी होती थी। इन्हीं दिनों योगेश जी का सलीलदा से संबंध बढ़ने लगे और जैसे कि वक्त को मंजूर था, एक दिन मशहूर डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य ने सलीलदा से कहा कि उनकी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें 3 गीत चाहिए। गीतों की सिचुएशन बताने के बाद बासुदा दिल्ली चले गए
और लौटकर आने पर गीत को रिकॉर्ड करने का बोल गए और साथ ही साथ गीत गुलजार जी से लिखवाने के लिए सलीलदा से कह गए। गुलजार जी की वक्त की कमी योगेश जी के लिए एक तरह का आशीर्वाद लेकर आई। योगेश जी ने तीनों गाने लिखे जिनको मुकेश जी ने आवाज़ दी, पर फिर उन्हें पता चला कि फिल्म बनने से पहले ही बंद हो गई है, पर गीत लिखे जा चुके थे। इसी निराशा में योगेश और उनके दोस्त सत्तू लखनऊ वापस लौट गए, यही सोचकर कि अब वहीं कुछ करेंगे। उन्होंने मुंबई वापस ना जाने की सोच ली थी। तभी एक दिन उनको टेलीग्राम आया कि जल्दी मुंबई पहुंचो। बासुदा वाली फिल्म तो बन नहीं सकी थी, पर वो तीनों गाने सलीलदा ने ऋषिकेश मुखर्जी को सुनाए तो उन्हें वो बहुत पसंद आए और उन्होंने आनंद फिल्म के लिए गाना कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली हाय सलीलदा से खरीद लिया। और आनंद फिल्म को राजेश खन्ना और फिल्म के गानों के लिए ही आज तक याद किया जाता है। कभी तो हंसाए, कभी ये रुला। आनंद में मिली सफलता के बाद उन्होंने फिल्म अन्नदाता के लिए गीत लिखे। अनोखा धन, मेरे भैया, उस पार, मंजिलें और भी हैं में गीत लिखे। इसके बाद 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा, जिसका संगीत सलील चौधरी जी ने ही दिया था। फिल्म के गीत कई बार यूं ही देखा है के लिए मुकेश जी को बेस्ट प्लेबैक का नेशनल अवार्ड भी मिला। अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता। उनका लिखा इसी फिल्म का गीत रजनीगंधा फूल तुम्हारे, उस वक्त फिल्मी गानों में उर्दू का जो इस्तेमाल होता था उस मोनोपोली को तोड़कर हिंदी के शब्दों के प्रयोग के लिए आज भी जाना जाता है। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके। फिल्म मिली में एस.डी. बर्मन का म्यूजिक और योगेश जी के गीत जैसे कि बड़ी सूनी सूनी है, आए तुम याद मुझे, मैंने कहा फूलों से, लोग आज भी गुनगुनाते हैं। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर। उनके लिखे गीत चाहे फिल्म छोटी सी बात का, न जाने क्यों होता है, या फिर फिल्म प्रियतमा का कोई रोको ना दीवाने को हो, या फिर बातों बातों फिल्म का कहाँ तक ये मन को हो, या न बोले तुम न मैंने कुछ कहा हो। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे उदास। 90 के दशक की आजा मेरी जान, चोर और चांद, बेवफा सनम और शाहरुख खान सोनाली बेंद्रे की इंग्लिश बाबू देसी मेम जैसी फिल्में हो, इन फिल्मों के लिखे गीत आज भी लोग याद करते हैं। नजरें जो झूम के गई मुझे चूम के छाने लगा नशा। योगेश जी को हमेशा ही गुलजार और शैलेंद्र के कद का गीतकार माना गया, लेकिन कामयाबी उन्हें शैलेंद्र की मृत्यु और गुलजार के फिल्मों में डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाने के बाद ही मिली, क्योंकि संगीतकारों को वही इन दोनों गीतकारों जैसे सरल भाषा में गीत लिखने वाले गीतकार लगते थे। आजा मेरी जान से प्यार, आजा मेरी। योगेश जी ने सफलता के बाद भी साधारण सा ही जीवन जिया। वो बताते हैं कि उनकी आनंद फिल्म की सफलता के बाद ऋषिकेश मुखर्जी को राज कपूर जी ने पूछा कि उस जवान गीतकार से मुझे मिलवाओ जिसने आनंद फिल्म के गीत लिखे हैं। योगेश जी 2 बार उनके स्टूडियो गए और दोनों बार चौकीदार ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, पर योगेश जी कहते हैं कि उन्हें जब जब चौकीदार ने रोका तो वो एक तरह से खुश होते थे कि चलो राज कपूर के सामने आने से तो बचे, क्योंकि उनकी फिल्में देख देख कर वो बड़े हुए थे और उनके सामने उनकी फिल्मों के गीत लिखने की हिम्मत कैसे करते। इस तरह का साधारण व्यक्तित्व था योगेश जी का। पर सोचिए अगर योगेश जी और राज कपूर जी की जुगलबंदी हो जाती तो हमें कई बेहतरीन गाने सुनने को मिलते। योगेश जी के वक्त में गीतकारों और संगीतकारों की जोड़ियां हुआ करती थी, जैसे शैलेंद्र और शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी। इस सब के बीच में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। योगेश जी को हमेशा धुन पर ही गीत लिखने का मौका मिला, कभी उनके गीत पर गाना नहीं बना। और तो और उनके सबसे अच्छे कामों में से एक आनंद फिल्म में शुरुआती टाइटल में ऋषिकेश मुखर्जी योगेश जी का गीतकार का टाइटल लगाना ही भूल गए और इसके लिए माफ़ी भी मांगी उन्होंने, और बाद में उनके और गुलजार दोनों के नाम को जोड़ा गया। एक गाना जो योगेश जी के दिल के करीब था, एक रात फिल्म का, जिसको रफ़ी जी ने गाया था और संगीत दिया था उषा खन्ना ने। उस गीत को मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था कि इस गाने जैसा गाना खूबसूरती में ना हुआ है ना हो सकता है। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा।
यही नहीं, योगेश जी ने इंडस्ट्री में एक नया किस्म का ट्रेंड भी चलाया। उस वक्त गीतकार अनजान, जो आज के मशहूर गीतकार समीर के पिताजी हैं, उनको इंडस्ट्री में कुछ खास काम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनकी फिल्म गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद के नॉवल पर बनी थी, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तो योगेश जी ने हर उस फिल्म जो कि उनको मिलती थी उसके आधे गीत अनजान जी से लिखवाते थे। उस वक्त संगीतकार उनसे ही सारे गीत लिखवाना चाहते थे, पर योगेश जी को गीतकार अनजान की साधारणता इतनी भाई कि उन्होंने उनके साथ करीब 20-21 फिल्मों में साथ में काम किया। अगर योगेश जी को मिले अवार्डों की चर्चा की जाए तो इतना खूबसूरत सफ़र में उनको कभी कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, जो काफ़ी हैरानी की बात है। पर उन्होंने इसका कभी अफसोस भी नहीं किया। यहाँ तक कि अगर नॉमिनेशन की बात की जाए तो उन्हें कभी कोई नॉमिनेशन भी नहीं मिला। इसके अलावा इंडस्ट्री में उनकी कई गाने जो उन्होंने लिखे थे और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे गायकों ने गाए थे, पर वो फिल्में किसी न किसी कारण से रिलीज़ नहीं हो पाई। इंडस्ट्री के कुछ रोचक पहलुओं के बारे में चर्चा की जाए तो मिली फिल्म का गाना आए तुम याद मुझे, जो कि किशोर कुमार जी ने गाया था, शायद हमको किसी और रूप में सुनने को मिलता, क्योंकि इसी फिल्म के वक्त मशहूर गीतकार एस.डी. बर्मन की मृत्यु हो गई थी और उनके म्यूजिक को अंतिम रूप उनके सुपुत्र आर.डी. बर्मन ने दिया। तो उस वक्त योगेश जी ने ही उस गीत की धुन जो उन्हें याद थी आर.डी. बर्मन को बताई थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि योगेश जी को फिल्मों से पहली कमाई मात्र ₹2.5 हुई थी, जो उन्होंने एक एक्स्ट्रा के तौर पर कमाई थी, और फिल्म का नाम था चक्रधारी, जिसमें उस वक्त की मशहूर हीरोइन निरुपमा रॉय थी। योगेश जी के निजी जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उन्होंने इस पर कभी कोई ख़ास बात भी नहीं की, पर वो शादीशुदा थे और उनकी 2 लड़कियां और एक बेटा थे जो पंजाब में रहा करते थे। पर योगेश जी ने मुंबई में ही अपना जीवन बिताया। उन्होंने फिल्मों के अलावा टीवी में भी काम किया। टीवी सीरियल जैसे अंधेरे, थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है के लिए भी उन्होंने गीत लिखे। हम ये कह सकते हैं कि योगेश जी ने अपने गीतों की ही तरह सरल और इस भीड़ भाड़ वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम किया। 29 मई 2020 को 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है हिंदी फिल्मों के इस महान गीतकार की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपके पास योगेश जी से जुड़ी कोई अन्य जानकारी है तो वह भी अवश्य बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट सुनील को इजाज़त। नमस्कार।